वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगले वीडियो में हमने कविता को सुना, समझा और शब्दार्थ को भी समझे। आप सबको बहुत मज़ा भी आया होगा। तो बाल दोस्तों, अब हम इस वीडियो में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे, उन्हें समझेंगे। तो आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमें ये जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं इसके हमें उत्तर लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, मैं यहाँ पे जो उत्तर बोलूँगी वो आप सब ध्यान से सुनना और अपने नोटबुक में लिखना। तो पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश की यह विशेषता है कि यहाँ पे सभी लोगों के रंग, रूप, वेश, भाषा सब अलग अलग है, फिर भी सब लोग एक हैं। हमारे देश के लोगों के जो रंग, रूप, वेश, भाषा वो सब अलग है, फिर भी सब लोग एक है। यह हमारे देश की विशेषता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सभी नदियाँ कब एक होती है? सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो इसका उत्तर है, सभी नदियाँ जब सागर में मिल जाती है तब एक होती है। सभी नदियाँ जब सागर में मिल जाती है तब एक होती है। तीसरा प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार क्या है? इसका उत्तर है, सभी धर्मों का सार है कि हमारे पंथ अलग है फिर भी हम एक है। सभी धर्मों का सार है कि हमारे पंथ अलग है फिर भी हमारी मंजिल एक है। तो बाल दोस्तों, अब हम अगले प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न और उसमें भी अविभाग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अविभाग दिया गया है। तो वो प्रश्न है, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये फूल की तरह पंखुड़ियाँ दी गई है और उसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को हमें उचित क्रम में रखना है और फिर उसका वाक्य बनाना है। तो बाल दोस्तों, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। ये एक पहेली जैसा प्रश्न लगता है। तो चलिए अब हम इन पंखुड़ियों में से उचित शब्द ढूंढकर हम उसे क्रम में रखते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे पहला है निवासी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निवासी। तो फिर है देश, हम, के, भारत है। तो बाल दोस्तों, इसका जो अर्थपूर्ण वाक्य होगा वो होगा, हम भारत देश के निवासी हैं। हम भारत देश के निवासी हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे पहला शब्द आएगा हम, उसके बाद दूसरा आएगा भारत, उसके बाद तीसरा आएगा देश, चौथा आएगा के, पांचवा आएगा निवासी और छठा आएगा है। इस तरह इन सभी शब्दों को हम उचित क्रम में रखेंगे तो एक ऐसा वाक्य बनेगा, हम भारत देश के निवासी हैं। तो बाल दोस्तों इसी तरह हमें ये जो दोनों है ये दोनों भी हमें इसी तरह अर्थपूर्ण बनाने हैं। तो चलिए अब हम आगे का फूल देखते हैं। इसमें पहला है, ये कोयल आवाज होती की और मधुर। तो इन सभी शब्दों को हमें उचित क्रम में रखना है। तो बाल दोस्तों,
इसमें पहला आएगा कोयल, फिर दूसरा आएगा की, तीसरा आएगा आवाज, चौथा आएगा मधुर, पांचवा आएगा होती और छठा आएगा है। तो बाल दोस्तों, इस तरह इन सभी शब्दों को उचित क्रम में रखकर एक बहुत ही अच्छा वाक्य बनता है। जैसे कि कोयल की आवाज मधुर होती है, कोयल की आवाज मधुर होती है। तो बाल दोस्तों, अब हम इसी तरह ये जो है फूल उसके जो शब्द है उसको भी हम उचित क्रम में रखेंगे। तो चलिए अब हम इसकी बारी लेते हैं। इसमें पहला है फूलो, फिर है हंसते, फिर है की, चाहिए, तरह और रहना। तो बाल दोस्तों, इन सभी शब्दों को हमें उचित क्रम में रखना है। तो चलिए हम उनको क्रम में रखते हैं। तो पहला है फूलो, दूसरा है की, तीसरा है तरह, चौथा है हंसते, पांचवा है रहना और छठा है चाहिए। तो बाल दोस्तों, इन सभी शब्दों को हमने उचित क्रम में रख दिया है। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो बाल दोस्तों, इसी तरह हमने तीनों फूलों की जो पंखुड़ियाँ है उसके शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाए। तो बाल दोस्तों, आप भी घर पर इसी तरह एक फूल बनाकर उसकी पंखुड़ियों में अलग शब्द रखकर आप उसमें से वाक्य बना सकते हैं, अपना नाम भी बना सकते हैं। तो इसी तरह आप अलग अलग वाक्य, शब्द या कविता भी बना सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न का ब विभाग, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरे प्रश्न का ब विभाग है। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो गोला दिया गया है, यहाँ पे ये जो गोला दिया गया है इसमें से हमें ये सारे शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहला इसमें उदाहरण भी दिया गया है। सोहन पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है। तो बाल दोस्तों, इसी तरह हमें इस गोले में से शब्दों को चुनकर अच्छे से वाक्य बनाना है। तो चलिए अब हम वाक्य बनाते हैं। अब है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिनल जो है वो एक नाम है। तो रिनल शायद एक लड़की का नाम है। और उसके बाद है खेल और रही तो और है। तो इन चारों जो शब्द हैं उनसे हम एक बहुत ही अच्छा वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि रिनल खेल रही है, रिनल खेल रही है, रिनल खेल रही है। उसके बाद है यहाँ पे सोहन को ले लिया हमने। उसके बाद है हरेश खेल रहा है, हरेश खेल रहा है।
तो बाल दोस्तों इसी तरह हम इसमें से भी एक वाक्य बना सकते हैं। हरेश जो है वो एक लड़के का नाम है, इसलिए उसमें आएगा रहा है। तो बाल दोस्तों उसका वाक्य होगा हरेश खेल रहा है। हरेश खेल रहा है। उसके बाद का है मेघा पढ़ रही है। मेघा पढ़ रही है। मेघा पढ़ रही है। तो बाल दोस्तों इस तरह हमने सभी जो अर्थपूर्ण शब्द थे उनको हमने एक साथ जोड़कर उसमें से एकदम अर्थपूर्ण वाक्य बनाया। तो आप भी इस तरह खेलते खेलते इस तरह वाक्य बना सकते हैं। तो बाल दोस्तों आप भी नए नए शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे ये जो काव्य पंक्ति दी गई है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो बाल दोस्तों ये जो काव्य पंक्ति है उसके पीछे क्या भाव है, उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है, ये हमें समझना है। तो आइए अब हम इस काव्य पंक्ति को समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी यानी कि हिंद देश में हमारा जो हिंदुस्तान है उसके निवासी, निवासी यानी कि रहने वाले, उसमें निवास करने वाले सभी जन यानी कि सभी लोग एक है, यानी कि हिंद देश में निवास करने वाले सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग यानी कि कोई काला है, कोई ऐसे गेहूं के रंग जैसा उनका रंग है, फिर कोई एकदम गोरा है। फिर कहा है रूप यानी कि जो हमारा रूप होता है, यानी कि कोई लंबा होता है तो कोई लंबाई में कम लंबाई वाला छोटा होता है। कुछ लोग ऐसे बड़ी बड़ी आँखों वाले होते हैं, कोई छोटी आँखों वाले होते हैं। तो बाल दोस्तों इस तरह उनके रूप भी अलग है। वेश यानी कि उनका पहनावा। तो बाल दोस्तों दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं उनका पहनावा भी अलग होता है, उत्तर भारत के लोगों का अलग होता है, फिर दक्षिण भारत के लोगों का अलग होता है, मध्य भारत के लोगों का अलग होता है। इसी तरह पश्चिम भारत में जो गुजरात है, राजस्थान है, उनके लोगों का भी पहनावा अलग होता है। फिर कहाँ है भाषा, तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की भाषा भी अलग अलग है। जैसे कि पश्चिम भारत में गुजरात राजस्थान है तो राजस्थान के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, फिर गुजरात के जो लोग होते हैं वो गुजराती भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सभी लोग तमिल भाषा बोलते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं। फिर दक्षिण भारत के दूसरे जो राज्य है उसमें मलयालम, कन्नड़ ऐसी भाषा बोलते हैं। इसी तरह उत्तर भारत में कश्मीरी, डोगरी ऐसी भाषा बोली जाती है। तो बाल दोस्तों इसी तरह भाषा में भी विविधता है, फिर भी ये लोग एक है। इनके रंग रूप वेशभाषा सभी एक अलग है, फिर भी ये लोग एकता में मानते हैं और भारत देश में शांति बनाकर रहते हैं, निवास करते हैं। तो बाल दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों अब चौथा प्रश्न है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पर ये जो परिच्छेद दिया गया है इसे हमें, इसमें औरत की जगह हमें आदमी लिखना है, औरत की जगह आदमी लिखना है और लड़की की जगह हमें लड़का लिखना है। और ये लिखकर हमें परिच्छेद फिर से लिखना है, ये से बदलाव कर कर। तो बाल दोस्तों
मैं जो है यहाँ पर आपको परिच्छेद में औरत की जगह आदमी और लड़के की जगह लड़का रख कर परिच्छेद को पढ़ती हूँ और आप सब ध्यान से सुनना और फिर अपनी नोटबुक में लिखना। तो चलिए। एक मोटा आदमी जा रहा था। एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो बाल दोस्तों, मैं एक बार फिर से परिच्छेद को पढ़ती हूँ। एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो बाल दोस्तों, आप सबने परिच्छेद को ध्यान से पढ़ा? बहुत अच्छे। तो आप सब ये याद रखकर अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो सारे प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें उत्तर लिखने हैं। तो चलिए अब हम सभी प्रश्नों को एक एक करके उनके उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर है, हिंद देशवासियों में रंग, रूप, वेश, भाषा आदि विविधताएं हैं। हिंदवासियों में रंग, रूप, वेश, भाषा आदि विविधताएं हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो इसका उत्तर है, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए हैं। माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है, इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदी का उल्लेख है। इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी इन नदियों का उल्लेख है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर है, नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि भले ही हम अलग अलग रहें पर हमें अंत में तो साथ ही रहना है। नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि भले ही हम अलग अलग रहें लेकिन अंत में तो हमें साथ ही रहना है। हाँ तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सभी प्रश्नों के उत्तर को जाना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। कोष्टक में जो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो कोष्टक दिए गए हैं उनमें से 3 शब्द समानार्थी है और 1 शब्द गलत है। तो उस पर हमें ऐसे घेरा डालना है। देखिए,
इस तरह। तो चलिए अब हम पहला कोष्टक देखते हैं। पहले कोष्टक में पहला शब्द है पंथ। तो बाल दोस्तों, पंथ का जो समानार्थी होता है वो राह होता है, रास्ता होता है। तो यहाँ पे एक शब्द अलग है, पैर। तो उस पर हम ऐसे घेरा बनाएंगे, घेरा गोलाकार बनाया है हमने। अब हम ये जो 3 शब्द है एक दूसरे के समानार्थी, उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो पहला है पंथ। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, जैन धर्म में 2 पंथ है। जैन धर्म में 2 पंथ है। उसके बाद है राह। तो बाल दोस्तों, इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, राह में कई सारे पशु प्राणी मिले। राह में कई सारे पशु प्राणी मिले। उसके बाद है रास्ता। तो बाल दोस्तों, रास्ता, रास्ते का हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि रास्ता जो है वो एकदम अच्छा नहीं है। रास्ता जो है वो एकदम अच्छा नहीं है। उसके बाद हम दूसरा कोष्टक देखेंगे। तो दूसरे कोष्टक में हम देख सकते हैं कि एक कुसुम शब्द है, दूसरा पुष्प है, तीसरा फूल है और चौथा कांटा है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर कांटा शब्द जो है वो अलग है। बाकी कुसुम शब्द का समानार्थी पुष्प भी होता है और फूल भी होता है। तो चलिए अब हम इन तीनों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहले लेते हैं कुसुम। तो बाल दोस्तों, झपा कुसुम जो है वो एक फूल है। झपा कुसुम जो है वो एक फूल है। उसके बाद है पुष्प। हमने भगवान को पुष्प की माला चढ़ाई। हमने भगवान को पुष्प की माला चढ़ाई। उसके बाद है फूल। तो मंदिर में हर जगह फूल दिखाई दे रहे थे। मंदिर में हर जगह फूल दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम तीसरा कोष्टक देखते हैं। तो तीसरे कोष्टक में पहला है आम, फिर है अनूठा, फिर निराला और अनोखा। तो इन चारों शब्दों में से आम जो है वो अलग शब्द है। बाकी अनूठा, अनोखा और निराला वो तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। तो पहले हम अनूठा शब्द को लेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो अनूठा से होता है, अनूठे इंसान हर जगह नहीं मिलते। अनूठे इंसान हर जगह नहीं मिलते। उसके बाद है अनोखा। तो बाल दोस्तों, अनोखा शब्द जो है उसका वाक्य प्रयोग होगा, मैंने एक अनोखा प्रयोग किया है। मैंने एक अनोखा प्रयोग किया है। उसके बाद है निराला। तो बाल दोस्तों, निराला जो शब्द है उसका वाक्य प्रयोग होगा कि मेरी बहन का स्वभाव निराला है। मेरी बहन का स्वभाव निराला है। उसके बाद हम चौथा कोष्टक देखेंगे। चौथा कोष्टक में है जन, मनुष्य, मानव और स्त्री। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर स्त्री शब्द जो है वो अलग है। तो जन, मनुष्य और मानव वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। तो चलिए अब हम इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला है जन। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, सभी जन एक है। सभी जन एक है। उसके बाद है मनुष्य। तो बाल दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग होगा,
मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसके बाद है मानव। तो मानव का वाक्य प्रयोग होगा, मानव को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। मानव को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने एक एक करके चारों कोष्ठक के समानार्थी शब्दों को समझा। उनमें से अलग शब्द था, उनको हमने अलग निकाला और सभी समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग किया। तो बाल दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो आपको याद रखने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है। वंदे मातरम।